हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग कोस्ट गार्ड नावी के साइंस के पार्ट 4 को कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस सीरीज को अगर सोचोगे ना कि हम एक दिन में दो प्रोवाइड कर दें, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस अपने से बनाए हुए रहेंगे तो एक दिन में दो क्या तीन भी इंसान अपलोड कर सकता है। बट ये सारे प्रीवियस ईयर के खोज के लाने में, समझ रहे हो, बहुत सारे डेटा में से खोजना होता है, छांटना होता है। ठीक है, उसके बाद उसको टाइप करवाना होता है, देन जाके रिकॉर्ड कर, इन सब में टाइम लगता है। ठीक है ना। तो इस सीरीज़ को मैक्सिमम 15 से 20 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर कितना ही बनेंगे। और इस 15 से 20 में ना मैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के भी क्वेश्चंस को डलवा दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए काम लायक होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सीरीज़ नहीं होगा। बाकी उसके बाद अगर साइंस कंटिन्यू करना रहा तो मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डालूंगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्ले लिस्ट को फॉलो करना। और आप में से अगर कोई बच्चा है जो रक्षक 2.0 बैच से नहीं पढ़ रहा है, पढ़ना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि इस बैच में आपको डीबी की सेक्शन 1, जीडी की सेक्शन 1 एंड साथ में गाइस, कोई बच्चा अगर नेवी एमआर की प्रिपरेशन करना चाहता है ना, या फिर एसएसआर की प्रिपरेशन करना चाहता है ना, तो नेवी एमआर की तो फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। नेवी एसएसआर के लिए इंग्लिश अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, जी के अलग से नहीं करना पड़ेगा, रीजनिंग अलग से नहीं करना पड़ेगा, इसी बैच से आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। एमआर के लिए तो कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, इसी बैच में आप पढ़ के आप एमआर में सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, 4 बैचेज ज्वाइन करने से अच्छा कि रक्षक 2.0 बैच ज्वाइन करो, सेक्शन 1 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करो। और आपको भी पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे इंडियन नेवी के अंदर, कोस्ट गार्ड के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग लेके कंप्लीट करके आते हैं, तो हम उनका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे बताते रहते हैं। ठीक है, इस बैच की प्राइस होगी 633। इसके अंदर आज मॉक टेस्ट भी आ जाएगी। बाकी चलो, इसके अंदर नेवी का भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, नेवी एमआर का भी। आगे देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के जल चक्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ये चीज आपने ना बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा। जल चक्र क्या है बताओ? यही ना कि जैसे समुद्र है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, इस पे सूरज का अगर प्रकाश पड़ेगा तो इसके पानी जो है ना इवेपोरेट हो गए, वाष्प बन के वापस जाएंगे, बादल बन के कहीं कहीं बरसेंगे, वापस से वो धरा पे पृथ्वी पे पानी आ जाती है। तो इस पूरे वाटर साइकिल के दौरान क्या हुआ, किसने हेल्प किया? अगर सूर्य ना होता तो ये पानी वाष्प ना बनता। ठीक है, वाष्प ही नहीं बनता तो फिर अर्थ पे वापस आने का, बादल बनने का प्रोसेस तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सूर्य। आगे देखते हैं, किस प्रकार के विकिरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये चीज़ हमने पहले जिक्र कर रखा है, जब भी वेदन क्षमता कहेगा तो गामा रेज का वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पेंट्रेशन पावर जो होता है गामा का बहुत ज़्यादा होता है। चलो, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। इजी वाला क्वेश्चन है। सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, ये सभी चीज़ें मेटल है। ठीक है, मेटलिक प्रॉपर्टी रखते हैं अपने अंदर। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, याद रखना, सल्फर एक प्रकार का नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? अब मैं पूछूंगा आपसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप बोलोगे ना कि 6 होता है। मैं बोलूंगा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो 6 किसका होता है भाई? कार्बन का होता है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चा? 8 होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं पूछूं कि परमाणु क्रमांक 8 कैसे बता सकते हैं हम लोग, या फिर ये पूछ सकते हैं ना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आप चीज़ ये समझ सकते हो कि देखो, एक मान लो कोई एलिमेंट है ना, तो इसके न्यूक्लियस होते हैं और इनके ऑर्बिट्स होते हैं। दो चीज़ आपको पता है, पहली बात तो किसी भी परमाणु के, ठीक है, तो जो बाहर ऑर्बिट में घूम रहा होता है वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, यही ना? क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर। तो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उनको ही परमाणु क्रमांक के तरीके से काउंट करते हैं। जो न्यूट्रॉन होती है वो बाहर के तरीके से काउंट कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमने इसके अंदर लिख रखा है। अब जो है इस सवाल को अगर घुमा के भी पूछे तो आप आंसर उसका सही करोगे। कह रहा है कौन सा दर्पण आभासी, सीधा और छोटा चित्र बनाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, वो हमेशा कैसा बनाता है? काल्पनिक बनाएगा, मतलब आभासी बनाएगा। ठीक है, छोटा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखोगे आप। आगे बढ़ते हैं। HCl, ठीक है, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे प्रबल अम्ल जो है उनका pH वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन से आप देख लो, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी याद होगा ना तो इसका आंसर कर लोगे।
अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ किया तो। पीएच वैल्यू का मतलब क्या, 7 पे कोई चीज़ न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है, ना तो अम्ल ना तो क्षार, बिल्कुल भी उदासीन। 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो 7 होगा नहीं, 7 से ज़्यादा 14, 7 से ज़्यादा 10 होगा नहीं। इसका मतलब 7 से कम होगा एसिड होने के लिए, तो जीरो से एक ही ऑप्शन में है ना आपका। बोलो कि हमने पढ़ा नहीं था ये चीज़ कि जीरो से एक होता है, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, लॉजिक के बेसिस पे कर सकते थे, ऑप्शन बहुत ईजी थे इसके। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का समावयव है, ठीक है, एलोट्रॉप है। कार्बन का पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ है ना, सोडियम होगा नहीं, फॉस्फोरस होगा नहीं, ग्रेफाइट है कार्बन का प्रूफ, ठीक है, एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है भाई, विद्युत का सुचालक है, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। ये चीज़ जो ग्रेफाइट को पेंसिल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, और ग्रेफाइट देखो, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में फ़र्क है, ग्रेनाइट नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ग्रेफाइट कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखोगे, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, अच्छा कंडक्टर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहेगा तो 331 मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं 331 को 332 मीटर पर सेकंड दे देता है, ऑप्शन में 331 रहेगा ही नहीं, तो उस सिचुएशन में 332 कर देना। डेसिमल में होने की वजह से कहीं कहीं बिल्कुल भी इसको राउंड फिगर दे देता है, या तो 331 या फिर 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होना कि किसने क्या पढ़ा है, अगर दोनों ऑप्शन में दे दे तो उसे देगा ही नहीं, वैसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। वो बेतुकी चीज़ें बात ही नहीं करो, जो भी देगा या तो 331 332, तो आप इन दोनों में से किसी को आंसर कर सकते हो। बाय द वे 331 मीटर पर सेकंड परफेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, देखो चूना का पानी है ना, उसको दूधिया बना देगा, किस गैस की वजह से, जिस खौलाएगा जो चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है, पृथ्वी की ज्वार और भाटा के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पृथ्वी पे जो ज्वार और भाटा होता है ना, वो क्या होता है, देखो सूर्य का, सन का, मून का एंड अर्थ का, क्या है ये ज्वार एंड वाटर कंप्लीटली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। तो मून का जो ग्रेविटी होता है ना, वो सन की अपेक्षा क्या होता है, दुगना होता है। क्यों, क्योंकि मून जो है ना अर्थ के नियरेस्ट है, अगर सन से कंपेयर करें तो, जिसकी वजह से मून जो है ना दुगना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देता है अर्थ पे। और मून का ही जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, जिसकी वजह से ज्वार एंड भाटा होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है, कहते हैं इसको, कार्बन की संयुक्ता क्या है। देखो कार्बन की आपसे ये परमाणु संख्या नहीं पूछा है कि परमाणु क्रमांक के 6 आंसर कर दो, ऑप्शन में अगर 6 डाल दे तो बहुत सारे लोग 6 आंसर कर देते, बट 6 आंसर नहीं है, आपसे इसकी वैलेंसी पूछी गई है, क्या संयोजनता जो है ना इनकी, बॉन्ड बनाता है ना, वो पूछी गई है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इनके परमाणु क्रमांक का, तो कैसे होता है, आउटर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है भाई, 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो आप, तो जो ये आउटर जो है ना, यही आपका क्या बनाता है, संयोजकता बनाता है, वैलेंसी बनाता है, तो 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो चीज़ आप जानते होगे। आगे देखो, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस उत्पन्न करता है। देखो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, बचपन में खेले भी होंगे, मैग्नीफायर का यूज बचपन में किए होंगे ना, वो चीज़ उसके अंदर उत्तल लेंस होता है। तो ये चीज़ तो आपको रट्टा मार लेना चाहिए बिना ज़्यादा लॉजिक करे हुए, क्यों, बचपन में हम सीधा पढ़ते आए हैं उसको। ये भी इजी क्वेश्चन है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है। देखो जितनी भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, सबके अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं सबके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। किस कण पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। देखो मैं 3 चीज़ बताया ना आपको, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ठीक है। पॉजिट्रॉन पे क्या होता है सर, तो ये भी सवाल एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तो पॉजिट्रॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी, ठीक है। पॉजिट्रॉन भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी चीज़ याद रखोगे आप। चलो पॉजिट्रॉन का इसके अंदर मेंशन नहीं है, कर देना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। आगे तो भी पढ़ना ही है ना, हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ लेंगे, बट बशर्ते कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। बाकी इनकी पीडीएफ्स को मैं टेलीग्राम पे 1 से लेके 3 तक अपलोड कर चुका हूँ, अब जाके देख सकते हो, 4 भी अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना @A to Z स्टडी, ठीक है, तो 14,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर देता हूँ।
खींची हुई स्प्रिंग में किस प्रकार की गतिज ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो गतिज नहीं होती है, मैंने कहा था ना, खींची हुई स्प्रिंग, खींचा हुआ धनुष या फिर तीर का जो होता है ना धनुष का वो, ठीक है, जो भी जो धागा होता है वो खींच के अगर रखे हो आप, तो उसमें कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और बहुत सारा बच्चा गतिज ऊर्जा कर देता है, ठीक है। समतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? समतल दर्पण की ना वक्रता होती ही नहीं है। जब वक्रता होती नहीं है उसकी, तो फोकस दूरी का कोई एक लिमिटेशन ही नहीं होता, वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है ना। चलो, फिर कह रहा है गति का कौन सा नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर रहती है या एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे? तो बिल्कुल भी फोर्स का डेफिनेशन है, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या है? बिल्कुल भी डेफिनेशन है ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो, टेबल नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, अगर मैं पूछूं ना आपसे कि सॉल्ट का बताओ क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो आप सिंपली कह दोगे NaCl, ठीक है। लेकिन अगर टेबल ऐड कर देता है ना, तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या कुछ ये अलग चीज़ है, क्या डिफरेंट चीज़ है? नहीं, ये वही ना, टेबल सॉल्ट का ही मतलब वही हुआ जो खाने वाला नमक के बारे में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, NaCl सोडियम क्लोराइड ही होगा इसका, ठीक है। चलो, गतिमान वस्तुओं की कौन सी ऊर्जा संबंध होती है? अभी देखो, मैंने खींची हुई बताया आपको, या फिर स्प्रिंग बताई, वो बताइए, धनुष बताया, तो आप में मैंने कहा खींच के रखे हो, तो वो क्या स्थितिज है, उसमें मोशन नहीं था, खींच के तो आपने रखा है ना उसको, तो स्थिर ऊर्जा था। लेकिन कोई चीज़ मोशन में है तो वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला डायरेक्टली पूछता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? बताओ। हर्ट्ज होती है। क्या होती है आवृत्ति की इकाई? हर्ट्ज होती है। इसमें तो सबको याद होगा। आगे देखो, किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? देखो, पहले अगर आज के 3 साल 4 साल पहले ये सवाल पूछता था तो इसका आंसर जुपिटर होता था, बट फिलहाल अभी सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा क्या है? मून है, उसका अपना सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। आगे आ जाओ, आँख में कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो उसमें जो प्रकाश, देखो, आँख में जब प्रकाश की मात्रा जब एंटर करती है ना, तो उसको आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिसको हिंदी में परितारिका के नाम से जानते हैं हम लोग। चलो, 23 कह रहा है मानक दबाव पर अल्कोहल का क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये वाटर से कम होता है। ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या होता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा पूछेगा, प्राकृतिक नहीं पूछा। देखो, कपास जो है प्लांट से मिल जाता है, ऊन एनिमल से मिल जाता है, रेशम कीड़े से मिल जाता है, लेकिन नायलॉन को ना लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, ठीक है, ये सिंथेटिक है। चलो, फिर कह रहा है गैस को तरल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब लिक्विड से अगर गैस में बदलता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? बताओ। उसको वाष्पीकरण कह देते हैं। लेकिन गैस जब है वो लिक्विड में बदल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसन कहते हैं, मतलब संघनन कहते हैं, ठीक है। गलन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तब। उद्रोपतन का मतलब क्या है? कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जा रहा है तब। लेकिन गैस लिक्विड में बदल रहा है उसको हम कंडेंसन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, जिसको हम संघनन कहते हैं, ठीक है। चलो, सब बहुत सारे ऑप्शन थे, इन सबका इंपॉर्टेंट था जानना। बाकी अगर बेसिक से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके पढ़ना है तो आप रक्षक 2.0 बैच के अंदर पढ़ सकते हो, आपका वेलकम है। अगर कोई भी बैच से रिलेटेड क्वेरी है तो व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से पूछ सकते हो गाइस। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ डाउनलोड कर सकते हो, अपने नंबर से, व्हाट्सअप नंबर से लॉग इन करके रक्षक 2.0 बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग।